आज फिर से हम प्लेटो के दूसरा जो सिद्धांत है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कैसे व्यक्ति के गुणों के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा जाएगा, यह जो है वह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से हमें पता चलता है कि कैसे शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को के तीन जो स्तर है, 3 वर्ग है, वो तैयार होंगे। तो प्लेटो ये शिक्षा के महत्व को बतलाते हुए, शिक्षा की उपादेयता को राज्य के लिए आवश्यक बतलाते हुए प्लेटो कहता है कि सामाजिक शिक्षा जो है वही सामाजिक न्याय का साधन है। जी हाँ, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। और अपने राजनीतिक चिंतन के भीतर प्लेटो ने शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। शिक्षा जो व्यक्ति के आत्मिक गुणों का विकास करता है, शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सद असद के ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसमें उसे अच्छा और बुरा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिक्षा मनुष्य को वह वातावरण निर्मित करता है जहां पर उसको सही और गलत का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो प्लेटो ने शिक्षा को अपने आदर्श राज्य के लिए एक आधारभूत पिलर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सामाजिक नैतिकता और सत्य की अनुभूति का एक साधन प्लेटो ने शिक्षा को बतलाया है, और जिसका प्रयोग कर मनुष्य अपने मस्तिष्क पर पड़े हुए अज्ञान के अंधकार को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में एकता, सुव्यवस्था है ना, और सभी कुछ बनाने का, उसको सुव्यवस्था बनाए रखने का क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है? तो शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार के समान है। शिक्षा सामाजिक बुराई को जड़ से दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। इस दृष्टि से प्लेटो ने शिक्षा को बहुत अधिक क्या दिया? महत्व दिया। रही बात शिक्षा का महत्व क्यों है, तो शिक्षा सिद्धांत जो है वो न्याय सिद्धांत का ही तार्किक परिणाम है। मैंने अभी जैसा आप लोग को बताया है ना कि न्याय सिद्धांत में 3 जो वर्ग है उसकी स्थापना शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है, होगी, है ना। तो और दूसरा, नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा के द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा हमारे जो आत्मा की जो आंखें जो है उसको प्रकाशोन्मुख बनाया जा सकता है। शिक्षा का अपना सामाजिक पहलू है, शिक्षा का अपना राजनीतिक पहलू है, दार्शनिक पहलू है, और शिक्षा का इस दृष्टि से प्लेटो ने शिक्षा को समाज के लिए बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। अब आता है कि प्लेटो ने जब अपने शिक्षा सिद्धांत का निर्माण किया, शिक्षा के स्वरूप को, इसकी संरचना को बनाया, तो उस समय प्लेटो ने निम्नलिखित एथेंस के 2 राज्यों के शिक्षा को आधार बतलाया। उसमें पहला था एथेंस की शिक्षा और दूसरा था स्पार्टा की शिक्षा। तो एथेंस की शिक्षा में उन्होंने देखा कि एथेंस में जो शिक्षा होती थी वो व्यक्तिगत होती थी, पारिवारिक होती थी। वहां पर राज्य के द्वारा शिक्षा का संचालन नहीं किया जा सकता था। जिनके पास क्षमता होती थी वो अपने लिए निजी रूप से शिक्षकों का क्या करते थे? शिक्षकों को चयन, शिक्षकों की का इंतजाम करते थे, और इस प्रकार से शिक्षा जो पारिवारिक होती थी, निजी होती थी। दूसरा, शिक्षा का अपना एक पाठ्यक्रम एथेंस में था, और जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा और 14 से लेकर के 18 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा जो था वो 18 से 20 वर्ष तक के आयु के लिए होती थी। तो एक इसके लिए एक पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वो एथेंस की शिक्षा में देखने को मिलता था। पर प्लेटो ने कहा कि यह शिक्षा में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी इस शिक्षा में? पहली यह कमी थी कि यह शिक्षा चूंकि निजी हुआ करती थी, स्वयं के द्वारा शिक्षा शिक्षा दिलाया जाता था, इसलिए यह शिक्षा जो थी वो बहुत अधिक क्या होती थी? महंगी होती थी। दूसरा, चूंकि शिक्षा का कोई राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होने के कारण शिक्षा जो थी वो श्रेष्ठ नागरिक निर्माण में असमर्थ थी, क्योंकि निजी स्वार्थों का उसमें बाहुल्य पाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा की कोई व्यवस्था एथेंस में नहीं होती थी। दूसरी ओर उन्होंने एक और मॉडल जो लिया था वो था स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था।
तो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कुछ गुण देखे। पहला गुण उन्होंने देखा कि स्पार्टा में जो शिक्षा होती थी वो राज्य द्वारा नियंत्रित होती थी। दूसरा, वहां पर सैन्य शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। सैन्य शिक्षा को महत्व देने के पीछे उसका एक उद्देश्य ये था क्योंकि स्पार्टा जो था वो युद्धरत राष्ट्र था। अपनी सीमा सुरक्षा, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए हमेशा युद्ध में लीन होता था। इसीलिए वहां के पाठ्यक्रम में सैनिक शिक्षा को बहुत अधिक प्रमुखता दी गई थी। वहां पर स्त्रियों को बराबर से शिक्षा दी जाती थी। तो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में प्लेटो ने इन गुणों को देखा, पर वहीं पर उन्होंने कुछ बुराइयां भी देखी, कुछ कमियां भी देखी। जैसे कि उन्होंने देखा कि यह शिक्षा अपूर्ण थी। क्यों अपूर्ण थी? क्योंकि इसमें शारीरिक शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। मानसिक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके लिए पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया। दूसरा, साहित्यों की उपेक्षा की गई, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज और बुराई उन्होंने स्पार्टा की शिक्षा में देखी थी कि यहाँ पुरुषों को जितना कठोर सैन्य शिक्षा दी जाती थी उतनी कठोर सैन्य शिक्षा स्त्रियों के लिए भी रखी गई थी। तो प्लेटो इसका उन्होंने क्या किया? विरोध किया कि स्त्रियों को इतना कठोर सैन्य शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने शिक्षा की संरचना को तैयार करने से पहले एथेंस में प्रचलित स्पार्टा और दूसरा जो था वो एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा को उन्होंने देखा, समझा, जाना और उसके आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षा का स्वरूप का निर्माण किया। प्लेटो का जो शिक्षा का स्वरूप था वो था, पहला भाग था प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा जो है वो जो थी वह 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु के लिए रखी गई थी। पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि उसके संपूर्ण गुणों का, व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का विकास इसके अंतर्गत होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पहला जो था वो उसको, एक बालक को जब वो शिक्षा प्रारंभ करता है तो धर्म की ओर उसको मोड़ना वो कहता था, और बाद में फिर उसके लिए एक अच्छा नागरिक बनाना। उसका उद्देश्य था प्लेटो का कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो विकसित होता है। इसीलिए प्रारंभिक जो शिक्षा के अंतर्गत धर्म, ज्ञान, सामान्य ज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद जो दूसरे वर्ग में था वो 18 से लेकर के 7 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो है वो शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, संगीत की शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैन्य शिक्षा देने का पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इस प्रकार से प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो की जो शिक्षा है वो 6 से लेकर के 20 वर्ष तक होती है, जिसमें कि सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया गया था। दूसरा था उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को उन्होंने 2 स्तरों में बांट रखा था। पहला था वो 20 से लेकर के 30 वर्ष, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। और दूसरा जो था 30 से लेकर के 35 वर्ष, और 30 से लेकर के 35 वर्ष में जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया था उसमें गणित, ज्योतिष, तर्क, द्वंद्व आदि की कठोर शिक्षा जो है वो प्लेटो के इस शिक्षा स्वरूप में शामिल किया गया था। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांटा था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। रही बात इसके आधार पर प्लेटो की शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो प्लेटो की जो शिक्षा थी वो राज्य नियंत्रित थी, है ना। प्लेटो की शिक्षा जो होती थी वो कैसी थी कि प्लेटो कहता था कि सबको शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, राज्य के प्रत्येक नागरिक को। इसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि राज्य द्वारा शिक्षा का नियंत्रण किया जाना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नित्य हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार प्लेटो ये मानता था कि हमारे मस्तिष्क को भी क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमको नित्य रूप से हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तो मानव मस्तिष्क इससे क्रियाशील बनता है। शिक्षा का अपना एक सोद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके, है ना, और हम समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बने, समाज के विकास के लिए कार्य करें। तो सोद्देश्य पूर्ण शिक्षा होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा का पूर्णतः जो एक महत्वपूर्ण जो आधार था वो दर्शन था, दार्शनिक था। प्लेटो कहता है कि मेरा शासक इतना ज्ञानवान होना चाहिए, उसको तर्क का ज्ञान होना चाहिए, उसको इस बात की बुद्धि होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। यानी उसको सद असद के ज्ञान का जो
भान जो है वो प्लेटो के शासक को होना चाहिए। स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान शिक्षा देने की बात प्लेटो कहता है। दोनों को समान रूप से शिक्षा एक रूपता होना चाहिए, शिक्षा सर्वव्यापक होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा पर भी बल दिया है। इस प्रकार प्लेटो का जो शिक्षा था वो बहुमुखी शिक्षा के रूप में देखने को मिलता है। तो पाठ्यक्रम का भी अपना एक आधार था। एक निश्चित आयु सीमा में निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत की थी। रही बात प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में क्या कमियां थी, क्या क्या आलोचनाएं थी, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में प्लेटो ने अपनी शिक्षा जो थी वो जो 8 से लेकर के 20 वर्ष की शिक्षा थी वह उन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए रखा था। बाद में जो आगे की जो शिक्षा थी 20 से लेकर के 30 वर्ष तक उसमें सैनिकों के लिए रखा था, और जो 30 से लेकर के 35 वर्ष की जो शिक्षा थी वो शासकों के लिए रखा था। तो इस प्रकार यह देखा गया कि उत्पादक वर्ग को इससे पृथक किया गया, जो कि उचित नहीं है। उसी प्रकार साहित्य के विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, ऐसा आलोचक मानते हैं। दूसरा, सबकी रुचियां समाज में अलग अलग होती हैं, उसके बावजूद भी प्लेटो ने सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के स्वरूप में शामिल किया था। तो यह भी थोड़ा सा पाठ्यक्रम जो है सबकी रुचि के अनुसार अलग अलग होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा योजना जो थी बहुत अधिक लंबा था, 6 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक। इससे शिक्षा कई बार जो शिक्षा का जो काल है, जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है वो थोड़ी सी लेंदी है, मतलब बोझिल हो सकती थी। उसके बाद प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी है, जबकि दोनों को एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं होने की बात आलोचक कहते हैं। दूसरा, कला पर राज्य का नियंत्रण रखा गया था, यह आलोचक मानते हैं। दूसरा, यह जो शिक्षा योजना थी वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं भी उसने शामिल नहीं किया था, यह भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बहुत घोर आलोचना यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी निष्कर्ष तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत विफल नहीं है। प्लेटो ने अपने समय में एक बहुत ही व्यवहारिक संरचना का निर्माण उन्होंने किया, यह अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। तो प्लेटो का जो शिक्षा था वो कहीं ना कहीं न्याय सिद्धांत का पूरक था। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके में मैंने PDF डाल दिया है, आप उसको और वृहद रूप में उसमें आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।